अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर कुछ चीजें तो हमने डिस्कस कर ली थी शायद, और डिस्काउंट वाली चीज मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। अच्छा, हम जो पढ़ रहे हैं ना वो है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब ये हुआ, इनडायरेक्ट मेथड में हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट से। कहां से स्टार्ट करते हैं? नेट प्रॉफिट से। नोट करने के साथ साथ मेन और चीज सीखनी है। मैंने कैश फ्लो का थोड़ा सा, वैसे तो रटा लग जाता है ना, नोट एक रटा चीज होती है, समझने की कोशिश करनी है। अब आपका ये नेट प्रॉफिट जो है, इसके अंदर इनकम भी है, इसके अंदर एक्सपेंसेस भी हैं, ऐसा ही है। इसके अंदर इनकम भी है और एक्सपेंसेस भी हैं। जो इनकम है या तो नॉन कैश है, अदर एक्टिविटीज, बिल्कुल ऐसे ही एक्सपेंसेस, नॉन कैश और अदर एक्टिविटीज हो जाएगा। ठीक होगी बात? अब वैसे ही समझ लें, अगर हमारे नेट प्रॉफिट के अंदर जो इनकम है वो नॉन कैश हो या किसी और एक्टिविटी की हो, किसी और एक्टिविटी से क्या मुराद है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्योंकि हम नेट प्रॉफिट को किस में लिखते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। किस एक्टिविटी में लिखते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। अब हमने करना क्या है कि हम नेट प्रॉफिट ले लेते हैं, उस नेट प्रॉफिट के अंदर या तो नॉन कैश आइटम होते हैं या कुछ और एक्टिविटी के कैश फ्लो होते हैं। हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो बनाने के लिए वो सारे जो अदर एक्टिविटी की अमाउंट्स हैं वो भी निकाल के उन एक्टिविटी में ले जाते हैं। जैसे इंटरेस्ट है, जैसे टैक्स है, जैसे गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल है, डेप्रिसिएशन है, ये सारी एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। ये जो नॉन करंट एसेट की चीजें हैं ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। जो लोन और शेयर कैपिटल की चीजें हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो हम बेसिकली नेट प्रॉफिट में से कौन सी चीज एडजस्ट करते हैं? नॉन कैश या अदर एक्टिविटी, नॉन कैश या अदर एक्टिविटी। अब इस क्वेश्चन के अंदर सबने ये क्वेश्चन किया है ना, सिर्फ मैं आपको समझाने लगा हूं कि मेरा 20,000 की लायबिलिटी मैंने पे कर दी 2,000, मतलब 20,000 की लायबिलिटी मेरी कितनी हो गई? 18,000 से। लायबिलिटी कम हुई या ज्यादा? कम हुई। कितने से कम हुई? 2,000 से आपकी लायबिलिटी कम हुई। क्या आपने पूरा 2,000 दिया या 10% डिस्काउंट मिला है? यहां पर देख ले, आपके क्वेश्चन के अंदर एंड पे लिखा हुआ है कि डिस्काउंट ऑफ ₹10 पर डिवेंचर, मतलब 10% डिस्काउंट है। एक डिवेंचर के ऊपर 10 रुपए का डिस्काउंट का मतलब क्या है? 10, क्योंकि पूरा डिवेंचर 100 रुपए का। पूरा डिवेंचर कितने का है? 100 रुपए का। तो 100 का 10%, 10%। आपको 10% डिस्काउंट मिला और ये है किसके अंदर? क्या इनकम नेट प्रॉफिट के अंदर होगी? बिल्कुल होगी, ऐड अदर इनकम। लेकिन ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है। डिबेंचर का रिडीम होना, डिबेंचर के ऊपर जो भी मामला है, ये कौन सी एक्टिविटी है? लोन या शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। पैसा कंपनी लेती कहां से है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पैसा लगाती कहां पर है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती है तो फिर तो क्लियर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
पैसा आया कहां से? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पैसा लगाया कहां पे? ऑपरेशन के अलावा, रिसीवर पेबल के अलावा। ठीक होगी बात। अब देखिए आपका ये लायबिलिटी जो कम हुई है, क्या आपने पूरा 2000 पे किया है या कम पैसे पे किया? कितने कम पे किया? इसका लिया 10%, 200। हमने पे कितना किया होगा? अब आप मुझे इसकी एंट्री बना के दे सकता है कोई? जर्नल एंट्री। आप जब सोच लोगे अच्छा जर्नल एंट्री भी कोई चीज होती है? लॉन डेबिट, हमारी लायबिलिटी 2000 से, डिबेंचर या लॉन डेबिट 2000 से होगा ना। कैश कितने से क्रेडिट होगा? ये इनकम है या एक्सपेंस है? अब जरा ध्यान से सुनिए, कैश फ्लो में जाने लगे हैं। इस पूरी एंट्री के अंदर कैश फ्लो क्या है? 1800। बस क्या है? 1800 कैश फ्लो है। अब मैं क्या करूंगा, इस 200 को जो अदर इनकम में ऐड किया हुआ है वहां से माइनस कर दूंगा एडजस्टमेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ही नहीं, और दूसरे लफ्जों में ये कैश फ्लो ही नहीं है, ये कैश फ्लो है ही नहीं। तो मैं अदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर इसको माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये प्रॉफिट के अंदर मौजूद है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और फिर मैं जाऊंगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो वहां जाकर मैं 1800 माइनस कर दूंगा। ठीक है, कैश फ्लो मेरा 1800 है, ये बात याद रखें। कैश फ्लो मेरा 1800 ही है, ये बात समझ आई। अब हमने क्या करना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाकर 1800 माइनस कर दूंगा, और यहां पर मैंने अपना 200 माइनस कर दूंगा, मेरा 2000 भी पूरा हो गया, और मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बना। और मैंने कैश फ्लो लिखना होता है, ये बात याद रखें, क्या लिखना होता है? कैश फ्लो। ठीक होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं, और इस सवाल के अंदर कोई मसला है तो बताएं। अब आपने देखा होगा कि आपने 1800 से किया था या 2000 से किया था? ये ठीक। और इसमें कोई चीज है तो बताएं। नहीं है कुछ भी? चले जी, मैं डायरेक्ट मेथड करवा देता हूं। डायरेक्ट मेथड भी सीख लो आप। इस सवाल को दोबारा भी करवा देता हूं। क्यों भला? क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड से भी है, डायरेक्ट मेथड भी है और इनडायरेक्ट मेथड भी। जी सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि नेट बराबर ही करना होता है जी। अच्छा, एक और बात उन्होंने पूछी कि सर ये जो 8 मिलियन है इसका क्या करना है? इनडायरेक्ट मेथड में इसका कुछ नहीं करना। अब आपको कि सर क्या, क्यों नहीं कुछ करना? पहली बात तो ये डायरेक्ट मेथड के लिए, इनडायरेक्ट मेथड के लिए ये बात नहीं बताई हुई, फिर भी मैं बताता हूं इसकी हकीकत क्या है, क्यों नहीं कुछ कर रहे। आपके पास अगर ऊपर देखें अपने सवाल के अंदर, ये ऐसे जनरल डिस्कशन है, ये आपके पास अनअर्न्ड इनकम पड़ी हुई है। ठीक है, क्या पड़ी हुई है? अनअर्न्ड इनकम। अगर मैं इसका लेजर बनाऊं, अनअर्न्ड इनकम का मैं लेजर बनाऊं, यहां पर ब्रॉड ऑन है 4000, यहां पर कैरिड ऑन आ जाएगा 2000। मेरे एसपीएल के अंदर इनकम कितनी लिखी हुई है? 8000, ऐसा ही है। तो जो आप अदर इनकम में 8000 शामिल है, मैं जब इसको क्लोज करूंगा यहां पर क्या आएगा? 6000। ये बात सबको पता है, तो पीआरसी पास है ना? 6000। मैं कैश फ्लो में कितना लिखूंगा? 6000। अब लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में ऐसा कर नहीं सकते हम। इसमें हम क्या करेंगे, आप मुझे बताओ। आपने जब अपना क्वेश्चन नेट प्रॉफिट से शुरू किया था, तो उसके अंदर अदर इनकम के अंदर ये 8 मिलियन ऐड है या नहीं? लेकिन कैश फ्लो तो 6 नहीं आ रहा। ऐड कितना है? 8। कैश फ्लो कितना आ रहा है? 6। जब आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस में देखोगे कि लायबिलिटी आपकी 4000 से 2000 हो रही है, बताओ प्लस करोगे माइनस? 4000 से 2000 हो गई है, प्लस करोगे माइनस? कितने से माइनस करोगे? 2000 से। अब 8000 आपकी प्रॉफिट में शामिल है,
2000 वर्किंग कैपिटल से माइनस कर दोगे तो बच कितना गया? 6000। और एक्चुअल में कैश फ्लो है ही 6000। एक्चुअल में कैश फ्लो है, लेकिन ये इनडायरेक्ट मेथड है। याद रखें, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम सिर्फ वो वैल्यूज लेते हैं जो प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी एडजस्ट हैं, बाकी वर्किंग कैपिटल चेंजेस ले लेते हैं। बाकी चीजें मैंने आपको लिखवा दी हैं, उसको बाकी जो आपको बताया नहीं उसको इग्नोर करो, इसको इग्नोर कर देंगे। हमें गेन ऑन डिस्पोजल चाहिए, मिल गया। हमें 12 मिलियन चाहिए, मिल गया। इसमें से एक चीज छुपी हुई है 9 मिलियन, वो क्या चीज है भला? इसके अंदर 9 मिलियन क्या है? बुक वैल्यू है। क्या है? क्योंकि एक चीज 12 मिलियन में बेच रहे हैं, उसमें 3 मिलियन प्रॉफिट है। ठीक है, अब आ जाए, लिखें जरा डायरेक्ट मेथड। तसल्ली से लिखें, डायरेक्ट मेथड को पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को उसमें कोशिश जो करूंगा कि समझ भी लगे और गलती के चांसेस 0 हो जाए। डायरेक्ट मेथड, जी सबसे पहले नाम लिखेंगे, फिर काम लिखेंगे। काम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर डेट लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट हो। यहां पर मैं सबसे पहले लिखूंगा कैश रिसीव्ड, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले मैं लिखूंगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। इसके लिए मुझे वर्किंग नंबर 1 करनी पड़ेगी। फिर कैश पेड टू सप्लायर, आउटफ्लो हो जाएगा। फिर मैं लिखूंगा कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, वर्किंग नंबर 3, कैश received from other income, वर्किंग नंबर 4, यहां से मेरे पास आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, फिर मैं लिखूंगा इंटरेस्ट पेड टैक्स पेड, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो डायरेक्ट मेथड में आपकी कुछ यूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनी, क्या चीजें खत्म की, क्या चीजें नहीं आई। नेट प्रॉफिट खत्म कर दिया, एडजस्टमेंट खत्म हो गया, वर्किंग कैपिटल चेंजेस खत्म हो गए। उसकी जगह क्या आया? कैश फ्रॉम कस्टमर
कैश पेड टू सप्लायर, एक्सपेंस पेड, इनकम रिसीव्ड, ये 4 चीजें हैं। ठीक है, नीचे जो इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड है ये तो वही बेसमेंट वाली चीज है, ये तो पुरानी है। ठीक है, तो नई चीजें आई कौन सी? 4, कैश फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर, एक्सपेंस पेड, इनकम रिसीव्ड। कैश डायरेक्ट मेथड है ना, अब ये डायरेक्ट मेथड है तो हमें डायरेक्ट चीजें नजर आएंगी। इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी आर द सिमिलर, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर सिमिलर, वो 100% सिमिलर है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें वर्किंग नंबर 1 2 3 4 ये क्या है, इसकी वर्किंग में आपको सिखाता हूं कि ये फाइंड कैसे करते हैं। तो आज जरा सबसे पहले वर्किंग नंबर 1 लिख लेते हैं इसका। वर्किंग नंबर 1, कस्टमर अकाउंट। तो पता है ना, ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन, ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन। टोटल सेल्स, कैश, बैड डेट्स या कोई और चीज जो हमारे डेटर को कम या ज्यादा करे। कभी कभी आपके पास कस्टमर लायबिलिटी फॉर्म में भी आ जाता है, पता है कब आएगा? कभी कभी हमारा कस्टमर लायबिलिटी साइड पर भी उसका ब्रॉड और कैरिड ऑन आ सकता है। कब? एडवांस फ्रॉम कस्टमर। क्या ये नाम आपको सुना सुना नहीं लगता? किसी क्वेश्चन के अंदर होगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर। अगर एडवांस भी गिवन हो और अकाउंट रिसीव भी गिवन हो तो फिर एडवांस को इस साइड पर लिखें। रिटर्न के केस में भी हो जाता है कि अगर हम पैसे नहीं देते, अभी चीजें हमें वापस दे जाता है, वो चीजें जिसके वो पैसे दे चुका है, तो वही कस्टमर की तरफ से हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी है। अब होगा क्या जी, यहां पर क्रेडिट सेल्स नहीं लिखी, टोटल सेल लिखी है, क्योंकि मैंने डेटर का अकाउंट नहीं बनाया, कस्टमर का बनाया। ओके होगी बात? ये बात समझ लगी? टोटल सेल लिखनी है। फिर एक और बात कौन बताएगा, ये आप लोग डिसाइड कर लो आपस में। ये जो मेरे पास ब्रॉड ऑन और कैरिड ऑन पड़ा हुआ है रिसीवेबल का, ये मैं नेट लूंगा या ग्रॉस लूंगा? कस्टमर का ये जो मेरा ब्रॉड ऑन और कैरिड ऑन पड़ा हुआ है, ये ग्रॉस लिया करूंगा या नेट लिया करूंगा? ऊंची आवाज, ग्रॉस लेंगे। अच्छा, ग्रॉस लेंगे। दाऊद, सवाल ये है, जब मैं कस्टमर का अकाउंट या डेटर का अकाउंट बनाऊंगा तो डेटर का बैलेंस मैं कैश फ्लो में सीख चुका हूं कि ग्रॉस भी ले सकता हूं, नेट भी ले सकता हूं, राइट? अब ये बन रहा लेजर, यहां पर मैं ग्रॉस लूंगा या नेट लूंगा? डेटर अकाउंट बनाते वक्त या कस्टमर अकाउंट बनाते वक्त हमेशा ग्रॉस लेते हैं, हमेशा ग्रॉस लेंगे। नेट ले सकते हैं लेकिन वो आई कैप या एग्जामिनर कहीं गलत ना करते, आंसर सेम आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा। बट जब अकाउंट रिसीवेबल के बारे में कहा यह जाता है कि जब भी आप उसका लेजर बनाओ, ग्रॉस पे बनाओ, तो फिर हमें ग्रॉस पे बनाना पड़ेगा, हमें थोड़ी वर्किंग एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी अलाउंस फॉर बैड डेट्स की भी। अगर हम नेट लेंगे तो अलाउंस की वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। अब हम कौन सा ले रहे हैं? ग्रॉस। अगर ग्रॉस लेंगे तो फिर बैकएंड पर हमें अलाउंस फॉर बैड डेट्स की वर्किंग भी करनी पड़ेगी। तो ये तो हमारा टोटल कस्टमर का अकाउंट है ना? हाँ, कैश भी है तो मतलब कैश वाला तो ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन होता ही नहीं है, वो तो सेल के अंदर होता है। सर लेकिन सेल्स तो हमारे पास टोटल है, टोटल है ना। जो ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन होता है वो होता है सिर्फ डेटर का है, कैश वाले का ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन कैसे हो सकता है? वो तो पैसे देकर चला गया, ठीक है, वो पैसे देकर चला गया। जो ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन होगा वो हमेशा डेटर का होगा।
अब जरा गौर फरमाइएगा, इस पूरे लेजर में हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं भला, और ये क्या चीज है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। अगर आप यहां क्रेडिट से लिखोगे तो ये डेटर अकाउंट बन जाएगा, फिर उसके अंदर दोबारा कैश सेल ऐड करनी पड़ेगी। अगर यहां पर टोटल सेल लिखोगे तो दोबारा कैश सेल ऐड करने की जरूरत नहीं है। ओके होगी बात। एक जो बात आपने सीखी, ये जो बैलेंस है ये ग्रॉस है, ये जो बैलेंस है ये भी ग्रॉस। ओके होगी बात। अब आ जाए वर्किंग नंबर 2 पे, सप्लायर अकाउंट। सप्लायर अकाउंट का ब्रॉड ऑन किस साइड पर होता है, तो ये लेजर बनाने आते हैं, इसकी परचेज किस साइड पर लिखूंगा, हमारे क्रेडिटर बढ़ते हैं ना, और यहां पर हमने टोटल परचेज लिख दी क्योंकि मैंने ऊपर अकाउंट पेएबल नहीं लिखा, सप्लायर लिखा। और यहां पर क्या आ जाएगा, अच्छा इसके अलावा भी अगर कोई चीज गिवन होगी जिससे हमारे सप्लायर कम या ज्यादा होंगे वो लिख देंगे, जैसे परचेज रिटर्न आ जाए, डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाए, काउंटर सेटलमेंट आ जाए, तो वो लिख देंगे। तो हमें ये चाहिए था कैश पे टू सप्लायर। अच्छा इसके दरमियान हम एक वर्किंग नंबर 5 करनी पड़ रही है, इफ purchases are not given, if purchases are not given, अगर परचेजेस नहीं होंगी क्वेश्चन के अंदर तो हम स्टॉक का लेजर बना लिया करेंगे। किसका लेजर बना लिया करेंगे, अब स्टॉक का लेजर होता है ब्रॉड डाउन, डेबिट, कैरी डाउन। अपोजिट साइड पे परचेजेस स्टॉक में ऐड हो जाती हैं और कॉस्ट ऑफ सेल से हमारा स्टॉक कम हो जाता है। अगर कोई दूर अंदेश बंदा यहां पर बैठा है तो ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला लिखा हुआ है। आप चाहो तो इस इक्वेशन से भी परचेज फाइंड कर सकते हो, एक ही चीज है, इक्वेशन और लेजर, इक्वेशन और लेजर एक ही है। अगर हमें परचेज नहीं गिवन होगी तो क्या कर लेंगे, स्टॉक के लेजर से, और अगर कॉस्ट ऑफ सेल भी ना गिवन हो और सीपीएस गिवन हो तो सीपीएस लगाएंगे, वहां से कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करेंगे, फिर कॉस्ट ऑफ सेल इसमें पुट करके यहां से परचेज फाइंड करेंगे, परचेज यहां पुट करेंगे तो कैश पे टू सप्लायर आ जाएगा। ये लिंक हमें डबल और ट्रिपल लिंक तक हमारी सोच जानी चाहिए, कौन सी चीज कहां कहां से मिल सकती है, जो हमें चाहिए वो रास्ता खुद आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेजर, एक्सपेंस का लेजर। एक्सपेंस का लेजर बनाना आता है किसी को, ब्रॉड ऑन, किसका ब्रॉड ऑन है ये, प्रीपेड एक्सपेंस का, और अगर एक्रूड एक्सपेंस का ब्रॉड ऑन आ जाए तो सादा एक्सपेंस का कोई ब्रॉड ऑन का एड नहीं होता, या प्रीपेड होगा या एक्रूड होता है, क्योंकि एसेट ब्रॉड ऑन और कैड ऑन या तो एसेट का हो सकता है या लायबिलिटी का हो सकता है या इक्विटी का हो सकता है। पहला के बोलियो बैलेंसिंग इनकम एक्सपेंस ड्राइंग्स क्लोज हो जाते हैं, एसेट लायबिलिटी इक्विटी बैलेंसिंग फिगर आती है इनकी। ये पीआरसी में हमने पढ़ा था कि इनकम एक्सपेंस और ड्राइंग्स
क्लोज हो जाते हैं, इनकी क्लोजिंग एंट्री होती है, एसेट लायबिलिटी और इक्विटी कैरी फॉरवर्ड होते हैं, तो इनके ब्रॉड ऑन कैरी डाउन होते हैं। कभी आपने जिंदगी में ये नहीं सुनेंगे कि क्योंकि ब्रॉड ऑन और कैरी डाउन कहां पड़े होते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। कभी फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर सेल नहीं आई आज तक, क्योंकि जो बैलेंस अवेलेबल होते हैं ना वो होते हैं कैरी डाउन, वो फाइनेंशियल पोजीशन में पड़े होते हैं। अच्छा जी, अगर आपकी लायबिलिटी क्लोजिंग है तो कैरी डाउन आ जाएगा, प्रीपेड का कैरी डाउन, इसका कैश के साइड पर आता है आसपास। हाँ हाँ एक खामोशी, कैश एक्सपेंस के लेजर में किस साइड पर आता है, किस साइड पर मैं पूछ रहा हूं, डेबिट साइड पर लिखूं या क्रेडिट साइड पर? ऊंचा, क्रेडिट साइड पर लिखूंगा। एक्सपेंस कैश जब पेमेंट करते हैं तो कैसे एंट्री पास करते हैं, एक्सपेंस डेबिट। तो एक्सपेंस का लेजर बना रहे हो तो एक्सपेंस की डेबिट साइड पर क्या आएगा, तो मेरा कैश क्रेडिट ही हो रहा है। लेकिन अगर वो किसी और के अकाउंट में कोई चीज जाती है ना, अगर वो डेबिट हो रही होती है तो वो क्रेडिट साइड पर नजर आती है, क्रेडिट हो रही हो तो वो, तो ये बेसिकली एक्सपेंस डेबिट है, कैश क्रेडिट है। तो मैं कैश का लेजर नहीं बना रहा, किसका लेजर बना रहा हूं, और यहां पर कौन से एक्सपेंस आएंगे, एसपीएल, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर पड़े हुए। और मुझे इसमें से क्या चाहिए, मेरा मतलब किसके साथ है, और ये मतलब पूरा कौन करेगा, एसपीएल। ये मतलब पूरा कौन करेगा, एसपीएल और एसओएफपी। ब्रॉड ऑन कैरी डाउन कहां पड़े होंगे, एसओएफपी के अंदर। एसपीएल कहां पर पड़ा होगा, एक्सपेंस एसपीएल के अंदर, और कैश में फाइंड कर। समझ लगी, ओके नॉट ओके, क्योंकि इसमें एक बात तो अभी मैंने बताई नहीं, ये जो आपका एसपीएल है ना, अगर एसपीएल से उठाओगे उसमें तो ऑल एक्सपेंसेस होंगे। कौन से होंगे, हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट। हमें तो सिर्फ कैश वाले चाहिए, हमें सिर्फ, तो वो सारे एक्सपेंस निकाल दे यहां से जो नॉन कैश है या किसी और एक्टिविटी की है। अब आपको कि सर पता कैसे चलेगा, वही एडजस्टमेंट वाले एक्सपेंसेस यहां से निकाल दें, डेप्रिसिएशन इसमें से निकाल दें, लॉस ऑन डिस्पोजल इसमें से निकाल दें, इंटरेस्ट एक्सपेंस इसमें से निकाल दें, अगर कोई बैड डेट्स है इसमें से निकाल दें, अलाउंस फॉर बैड डेट्स के अंदर इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है इसमें एडजस्ट कर दें। मतलब क्या, सारी एडजस्टमेंट वाले जो एक्सपेंस या एक्सपेंस, क्योंकि इनकम को अलग से डील कर रहे हैं, जो एक्सपेंस कौन से है भला, सवाल किया है ना सब निकल वाला, जो एडजस्टमेंट में इनकम एक्सपेंस आपको लिखवाए हुए हैं ना, वो यहां पर नहीं आएंगे। एक्सपेंस में से एक्सपेंस निकाल देंगे, अगले दफा इनकम का लेजर बनाएंगे तो इनकम में से इनकम निकाल देंगे। तो क्या क्या निकालेंगे, चंद चीजें मैं लिख देता हूं। बैड डेट्स, आप कहेंगे सर बैड डेट्स उधर तो नहीं लिखते थे, उधर हम लिखते थे नेट मेथड वाला तरीका, यहां पर हमारी मजबूरी है ग्रॉस वाला तरीका, इसलिए बैड डेट्स, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का चेंज, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन डिस्पोजल, और कोई भी चीज हमारे एक्सपेंस में है, और बाकी सारी वही चीजें। अब सारी लिस्ट तो आपने तो लिखी हुई है ना, बस दो चीजें उधर नहीं लिखी हुई वो मैंने लिखवा दी, बाकी सेम वही लिस्ट। एक्सपेंसेस हैं तो माइनस कर देना, इनकम है तो इनकम में से माइनस कर देना, अगर कोई चीज इसमें से माइनस हुई है तो प्लस कर देना, प्लस हुई है तो माइनस। उसके बाद आप आ जाओ इनकम के लेजर पे, इनकम का लेजर ब्रॉड ऑन वाली साइड पर कौन सी इनकम आएगी, एक्रूड या एडवांस, और कैरिड आउट साइड पर कौन सी इनकम आएगी आसफा, अनअर्न्ड।
या एडवांस इनकम। इसका कैश किधर आएगा? और इसका कैश, कैश हमारा डेबिट हो रहा है, आएगा क्रेडिट साइड पर। एंट्री क्या पास हो रही? कैश टू इनकम। तो इनकम क्रेडिट हो रही है कैश के नाम से, और यहां पर क्या आ जाएगा? एसपीएल। तुक्का नहीं रहता पर डेबिट तो भी बैठी है। ठीक होगी बात? चलिए, इसमें हमारा ताल्लुक किसके साथ है? अगर इस एसपीएल के अंदर इनकम के अंदर नॉन कैश इनकम शामिल हुई, मिसाल के तौर पर गेन ऑन डिस्पोजल, इंटरेस्ट इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड, वो जो डिबेंचर वाला है, तो वो हम एसपीएल से निकाल के इनकम इधर लिखेंगे। एसपीएल से वो सारी इनकम निकाल के लिखेंगे बस। ये हमारे 5 लेजर टोटल बने, और ये डायरेक्ट मेथड में एडिशनल 5 लेजर यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 ही करने लगे हैं, क्योंकि आपने किया है तो मैंने आपको ये 20 क्वेश्चन करवा देना है ऑपरेशन तक। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपने की हुई है, वो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मेथड से मैं आपको करवा देता हूं। सबसे पहले कस्टमर का लेजर बनाते हैं। वर्किंग नंबर 1, नाम क्या है क्वेश्चन का? यूनिवर्सल लिमिटेड। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फॉर द ईयर एंडेड हाँ जी, कौन सा साल है? जून 17। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले 3 हेडिंग्स तो दे लिया करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस ये होती हैं, और अगर ना मिले तो आगे खाली जगह छोड़ दें। नंबर 1, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। वर्किंग नंबर 1, कैश पेड टू सप्लायर। वर्किंग नंबर 3, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। वर्किंग नंबर 4, तो मैंने स्टॉक की वर्किंग छोड़ लिया है। वो स्टॉक की वर्किंग मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर सवाल तो आपने पढ़ा है, परचेजेस नहीं है। अगर परचेजेस नहीं है तो फिर तो वर्किंग करनी पड़ेगी ना। तो आप नंबर 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, कोई मसला नहीं, फिर वर्किंग रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो पहले वर्किंग नंबर 1 कर लें। आओ जरा, वर्किंग नंबर 1 क्या लेजर बनाऊंगा जी? कस्टमर अकाउंट, कॉन्शियस रह के लेजर बनाए जाते हैं जी। कॉन्शियस रह के आए, मेरे पास ये रिसीवेबल गिवन है, सिर्फ इतनी बात बता दें, ये नेट है या ग्रॉस है? नेट है। तो हमें कौन सी चाहिए? लो जी, चलते हैं वापस नीचे। कोई इंफॉर्मेशन बताई होगी, वो कहता है प्रोविजन मेंटेन 6%। आप मुझे ग्रॉस बता सकते हो डेटर कितने हैं? अलाउंस 6% है। जल्दी से मुझे ना ग्रॉस डेटर बताएं सब लोग, और 7 मिलियन बैड डेट्स भी हैं। जल्दी से जरा मुझे बताएं कि आप लोगों के ग्रॉस डेटर्स कितने हैं?
अपना अपना कैलकुलेटर निकाले। यदि आपका कैलकुलेटर नहीं, चल निकालो फिर, से घर रह गया। हाँ 7 मिलियन। जल्दी से मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग ग्रॉस डेटर बताएं। This is last time. 56,000 डिवाइडेड बाय 94 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये बात समझ लगी। 68,000 डिवाइडेड बाय 94 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये बात भी समझ लगी। ये नेट है ना, तो नेट ऑफ 6% है, तो ये कितने परसेंट अमाउंट है? 94 और 100 से मल्टीप्लाई कर दे, गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय, तो बताओ कितनी अमाउंट आ गई? 68,72,340। नीचे वाला 72,300 और ऊपर वाला 5957.4 को छोड़ो, पता चल गया ग्रॉस का, गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड, अलाउंस आ जाएगा। ब्रॉडन हमारे पास कितना है जी? 59,574 और कैरिड ऑन कितना है? 72,340। बैड डेट्स मैं यहां लिखता हूं 7 मिलियन के। बैड डेट से डेटर कम हो जाते हैं ना। अब इसके अलावा आपको क्वेश्चन के अंदर टोटल सेल चाहिए, और वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ब्रॉड ऑन, कैरिड ऑन, ग्रॉस लिख दिया, बैड डेट्स अगर है वो लिख दिया, डिस्काउंट काउंटर है वो लिख देंगे। टोटल सेल ढूंढो जरा, क्या लिखी हुई है? 273,000। 273,000। हाँ जी, क्लोज करेंगे, हमारे पास कैश फ्रॉम कस्टमर आ जाएगा, ये हमारा होगा बैलेंस। हाँ जी, ब्रॉड ऑन और सेल को प्लस करो, 7,000 और 72,340 को माइनस करो, जो मेरे पास कैश आएगा वो मेरा आंसर हो। 2532 हाँ जी, मैं कस्टमर का लेजर बना रहा हूँ इसलिए टोटल सेल लिख दिया। अगर मैं डेटर बनाता तो सिर्फ 60% लेता, फिर दोबारा कैश सेल ऐड करता, तो वो इकट्ठा ही जब आ जाएगा वो उसके अंदर कैश सेल भी आ जाएंगे। 253234। चलिए जी, ये मेरी वर्किंग वन पूरी हो गई। लिखना है तो लिख लो 25323। अब मुझे चाहिए सप्लायर को पेमेंट, उसके लिए मुझे परचेजेस चाहिए और क्वेश्चन के अंदर परचेजेस नहीं गिवन। ढूंढ लो, सवाल आपके सामने है, आपको क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल दी हुई है। कैसे फाइंड करेंगे? ये आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, लेजर बना लो या इक्वेशन लिख लो। वर्किंग नंबर 2, इसलिए मैंने वो वर्किंग नंबर 2 की जगह छोड़ी थी। अगर क्वेश्चन के अंदर परचेजेस ना गिवन हो तो पहले स्टॉक का लेजर बनाया करें। ब्रॉड ऑन कितना है स्टॉक का? 45,000। कैरिड ऑन कितना है? 50। और कॉस्ट ऑफ सेल 1875। लेकिन थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन में पढ़े, कुछ मजेदार बात लिखी हुई है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाई 22.5 मिलियन
70% of the depreciation was charged to cost of sale। इसका मतलब है 22,500 की डेप्रिसिएशन का 70% कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर है। तो ये क्या कैश आइटम है? ये तो नॉन कैश आइटम है। तो हमने लेना है डायरेक्ट मेथड, कोई भी किसी भी जगह नॉन कैश आइटम मिले ना, निकाल दो। बराबर, तो किसी भी अकाउंट के अंदर आपको लगे या वो लगवाए कि आपकी कोई नॉन कैश आइटम किसी अकाउंट के अंदर आ रही है, निकाल दो डायरेक्ट मेथड के अंदर। वैसे निकालते तो उधर भी से भी हम थे, वहां रिवर्सल करते थे, क्योंकि हमने बनाना होता कैश फ्लो, वहां रिवर्स करते होते हैं या निकाल देते होते हैं। जिस अमाउंट के अंदर भी नॉन कैश का कोई भी जरा नजर आ जाए, निकाल दो। तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल तो आपने लिख ली। कॉस्ट ऑफ सेल टोटल कितनी लिखी हुई है? 187,500 माइनस 22,500 का 70%, 15,700। तो 15,750 निकाल के लिखना, 171,500। ये है आपकी कॉस्ट ऑफ सेल जायज, मतलब ये कैश वाली है। क्लोज करेंगे, हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? परचेज। कितनी आ गई परचेज? 171,500 प्लस 58,000 माइनस 45,000, 171। ये 187,500 है ना, उसमें से माइनस कर दो 15,750, 750। चले जी, इन दोनों को प्लस करें, 45,000 माइनस करें, 171,750 प्लस 58,000 माइनस 45,000, कितना? 184,750। ये कैश आउटफ्लो नहीं है, ये परचेजेज हैं। वर्किंग नंबर 3 सप्लायर अकाउंट, ये परचेज उधर जाकर शिफ्ट करो। वर्किंग नंबर 3 आपको लेजर तो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। सप्लायर अकाउंट, ब्रॉडन कितना है सप्लायर का? ब्रॉडन कितना है सप्लायर का? और देख लो, सवाल आपके पास। ट्रेड पेबल 39,000। कैरिड ऑन कितना है? 42,000। परचेज कितनी है? 184। या टोटल परचेज लिख दिया करो, चाहे क्रेडिट है चाहे कैश है। कैश पे टू सप्लायर, कितना कैश सप्लायर को पे कर रहे हो? 39 प्लस 184 750 माइनस 42,000, 181,750, 181,750। ये मेरी वर्किंग नंबर 2 पूरी हो गई। 181,750 और ये मैं लिखूंगा आउटफुट। वर्किंग नंबर 4 किसके करेंगे बोला? एक्सपेंस का लेजर बनाओ जरा। एक्सपेंस का लेजर बड़ा इंटरेस्टिंग है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होते एक्सपेंस का लेजर है जी। वर्किंग नंबर 4 सीखना है। आप पहले अपने वहां जाकर देखो तो सही, एक्सपेंस का ब्रॉड ऑन या कैरिड ऑन, प्रीपेड या एक्रूड कितना है। क्वेश्चन पे जाएं, अपने क्वेश्चन पे जाएं। एसिड वाली साइड पर तो कुछ नहीं है, और यहां पर एक्रूड लायबिलिटी है बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ब्रॉड ऑन कितना है जी? क्रेडिट साइड पर आएगा। कैरिड ऑन कितना है जी? 20,000। इसका एसपीएल इधर आएगा। यहां पर क्या आएगा भला? एसपीएल का मतलब क्या है? एक्सपेंस फॉर द ईयर। क्या मतलब है? और जरा
ये पड़ी हुई है आपकी लिस्ट, ये किसकी बात कर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की। चाहे तो आप ऐसा कर लेना, वर्किंग नंबर 5 या 6 जो नाम आए दे देना। मेरे एसपीएल के अंदर एक्सपेंस गिवन है 4, 6, 7, इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी है। क्या सारी डेप्रिसिएशन या 30%? क्योंकि 70% तो कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर। इसके अंदर बैड डेट्स भी है, इसके अंदर चेंज इन अलाउंस भी है, इसके अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है। नहीं, इसके अंदर है या नहीं? अलग से गिवन हो गया तो इसका मतलब है नहीं है इसमें। अलग से नहीं होता तो हो सकता है वो भी इसके अंदर मौजूद होता। टैक्स अलग से है तो इसका मतलब है इसके अंदर शामिल है। इसके अंदर फिर क्या क्या है? एक तो इसकी डेप्शन है, दूसरा अलाउंस का चेंज होगा, तीसरा बैड डेट्स होगा, लॉस और डिस्पोजल है नहीं, कोई फाइनेंस कॉस्ट है नहीं और कुछ भी नहीं है, तो वो निकाल देंगे। इसमें से निकाल देंगे लेस बैड डेट्स। बैड डेट्स कितने हैं? 7000। अलाउंस चेक करते हैं जाके। अलाउंस तो इधर ही हमने निकाल लिया था। इनका डिफरेंस ओपनिंग अलाउंस, इसका डिफरेंस क्लोजिंग अलाउंस। डिफरेंस ले लो या 6 से मल्टीप्लाई कर लो। बताओ जरा कितना आ रहा है अलाउंस? 59,3 का 56,000 से क्या कर 3,574, और इसमें से 68 माइनस कर दो तो 4,340। बस इतना बता दो अलाउंस कम हो रहा है ज्यादा? अगर ज्यादा हो रहा है तो एक्सपेंस लिखा होगा या इनकम? एक्सपेंस है तो एक्सपेंस के अंदर ये ऐड हुआ है। कितना चेंज है? 766। 766 का आपका अलाउंस बढ़ा हुआ है तो वो एक्सपेंस बना हुआ है या इनकम बनी हुई है? एक्सपेंस है तो निकाल दो क्योंकि ये नॉन कैश है। 766 अलाउंस फॉर बैड डेट्स, वो भी निकाल दो। डेप्रिसिएशन 22,500 का 30% भी निकाल दो। कितना? 6,700। ये जो बाकी मेरे एक्सपेंसेस है ना ये कैश वाले। एसपीएल से जब मैं अमाउंट लूंगा ना तो खालिस बना के लूंगा, उसमें कोई भी नॉन कैश या अदर एक्टिविटी की चीज उसके अंदर है तो निकाल दूंगा। और निकालनी वो चीज एडजस्टमेंट वाली है। बताएं। 32,218 32250 322 इसको करूंगा क्लोज, मेरे पास आ जाएगा कैश पेड फॉर अदर एक्सपेंसेस। हाँ जी, एक रूट बढ़ा तो इसका मतलब है 30,250। एंड लास्ट अदर इनकम, क्योंकि इनकम का भी तो ब्रॉड ऑन कैड ऑन गिवन है। नंबर ये लिख लो जाके, अपनी वर्किंग नंबर 4 में जाकर लिख लो। कितना आया था? 30,250 एक्सपेंस है। कैश फ्रॉम अदर इनकम, कैश फ्रॉम वर्किंग नंबर 5 कह दो। जाओ जरा इनकम का लेजर बना के ले आओ। वर्किंग नंबर 5। अच्छा, इनकम का कुछ बताया हुआ है फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर? कोई इनकम बताइयो। अनअर्न्ड मेंटेनेंस, और कोई इनकम का डाटा नहीं गिवन हो। अनअर्न्ड मेंटेनेंस इनकम 4,000 ब्रॉड ऑन है। मैं लायबिलिटी साइड पे क्यों लिख रहा हूं? अनअर्न्ड है 2,000। कैश इसका इधर आ जाएगा और एसपीएल इसका इधर आ जाएगा। अब मुझे बताओ जरा, अगर इनकम में अमाउंट कितनी लिखी हुई है? 11,000।
और उसने यहां पर नीचे कुछ कहा है, कहते अदर इनकम जो 11,200 है ना, उसमें 3 मिलियन गेन है, क्या इसको रहने दें या निकाल दें? क्यों बोला? क्योंकि ये एडजस्टमेंट में होता है। 3,000 निकाल दिया। क्या 8,000 निकालना चाहिए या रहने देना चाहिए? 8,000 मेंटेनेंस इनकम है, क्या ये कोई नॉन कैश आइटम है या ये एडजस्टमेंट की बात है? नहीं। ये जो 200 का डिस्काउंट है, 200 का ही आया था ना, 18,000 और 200 का डिस्काउंट, ये 200 डिस्काउंट है, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये निकाल दे। जो बाकी बच जाएगा वो मेरी कैश वाली इनकम होगी, और वो यही 8,000 बच रही है। मैं लिख देता हूं, एसपीएल में कितना आ गया, और जब मैं क्लोज करूंगा बैलेंस आ गया। लो जनाब, कितना आ गया? 6,000 प्लस हो जाएगा। हाँ जी, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, जल्दी से इसको प्लस माइनस करो। 4724। अब आप अपना कैश फ्रॉम जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन देखो जो आप घर से करके आए हो, क्या यही है या कोई और अमाउंट है? अगर यही है तो आगे इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो आप लोगों ने खुद ही करनी है। ठीक होगी बात? इसके बाद आगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक जैसे, तो आपने जो घर से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन, एक तो ये 20 दोबारा करना है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों से है, तो आप किससे कर लेना? सिर्फ डायरेक्ट मेथड से। दोबारा करोगे तो दोबारा वो चीजें सही समय लगेंगी। 21 इनडायरेक्ट का ये करके आना, ये अच्छा सवाल है। इनडायरेक्ट से करना, ये है इनडायरेक्ट का तो करना इनडायरेक्ट से है। क्वेश्चन नंबर 29, मेन तो ये दो हुए क्योंकि 20 तो रिवीजन है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों से करना है, तो मेन ये आपके ये दो सवाल ही हैं। ये आपने अपनी सहूलत के लिए करना है ताकि आपका डायरेक्ट मेथड में ग्रिप अच्छी हो जाए। फिर 29 उसके फौरन बाद करना, फिर उसके बाद 21 करना। तो कल इंशाल्लाह इनको डिस्कस करेंगे, तो कैश फ्लो की बातें काफी हद तक हो जाएंगी। फिर जो थोड़ी बहुत बातें रह जाएगी फिर जब आप लोग आओगे तो कर लेंगे।